भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 186 से आगे की ओर देखते हैं किस तरह से है। सदन का कार्य संचालन जानते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सदन का कार्य कैसे चलता है। संसदीय समितियां, इस पर चर्चा करते हैं। संसदीय समितियों का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप में संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, संसदीय समिति का, बल्कि इसका परोक्ष और अप्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में उल्लेख नहीं है। सबका उल्लेख नियमों में, ठीक है, देखते हैं। संसदीय समितियों का व्यापक उल्लेख लोकसभा नियमों और प्रक्रियाओं में किया गया है। इसका अप्रत्यक्ष उल्लेख अनुच्छेद 105 में मिलता है। इसमें यह कहा गया कि संसदीय विशेषाधिकार सांसद और संसदीय समितियां दोनों को प्राप्त होंगे। विशेषाधिकार संसद और संसदीय समितियां दोनों को प्राप्त होंगे, ठीक है। आशय, संसदीय समिति का आशय क्या है जानते हैं। सांसदों के द्वारा गठित होती है, परंतु मंत्री शामिल नहीं होंगे। संसदीय समिति का आशय यह है कि ये संसदीय समिति सांसदों के द्वारा गठित जरूर है, पर इसमें मंत्री शामिल नहीं होंगे। संसदीय समितियां लोकसभा सचिवालय अथवा राज्यसभा सचिवालय से सहायता प्राप्त करती हैं, सचिवालय से सहायता प्राप्त करती हैं, ठीक है। संसदीय समितियां स्पीकर या सभापति के निर्देशन पे अपना कार्य करती हैं और अपने रिपोर्ट इन्हें प्रस्तुत करती हैं। अपना रिपोर्ट स्पीकर या सभापति को प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्ट सभापति को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। संसदीय समिति का कार्य 11 AM से 12 PM तक प्रश्नकाल, 12 बजने के बाद 12 PM से 1 PM तक 0 आवर, 1 PM से 2 PM तक लंच, 2 PM से 6 PM तक अन्य विधि, संविधान, अनुवाद संबंधी, अनुदान संबंधी जितनी बातें होंगी वो 2 से 6। तो प्रश्नकाल, सबसे पहला प्रश्नकाल, फिर 0 आवर, फिर लंच, फिर विधि, संविधान, अनुदान संबंधी अन्य कार्य जो हैं वो 2 बजे से 6 बजे तक है, ठीक है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 0 आवर, 1 से 2 लंच, 2 से 6 अन्य विधि, संविधान, अनुदान संबंधी। आगे देखते हैं कि क्या है। वर्तमान में सदन की प्रक्रियाओं में परिवर्तन की मांग की जा रही है, क्योंकि सदन के पहले 2 घंटे चर्चा और विवाद में समाप्त हो जाते हैं। अतः सदन को विधि निर्माण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। सदन में इन प्रक्रियाओं में परिवर्तन का अधिकार नियम समिति को दिया जाता है। सदन में इन परिवर्तन का जो अधिकार है वो नियमन समिति को है, ठीक है। सदन के समक्ष विद्यमान विभिन्न कार्यों के लिए समय आवंटन का कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। विभिन्न कार्यों के लिए समय आवंटन का कार्य कौन करती है? समय आवंटन का कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। इसलिए कार्य मंत्रणा समिति का भी पदेन सभापति स्पीकर होता है। विधि निर्माण के दौरान संसद के द्वारा आम जनता से उनकी राय मांगी जाती है। इस राय का संकलन और संक्षेपीकरण का दायित्व याचिका समिति को होता है। याचिका समिति मतलब पिटीशन कमेटी को होता है। विधि निर्माण के दौरान संसद के द्वारा आम जनता की राय मांगी जाती है, जिसका संकलन और संक्षेपीकरण का दायित्व याचिका समिति जो है, पिटीशन कमेटी, उसके पास होता है। आगे देखते हैं कुछ बातें। संसद के कार्यपालिका पर नियंत्रण में सहायता किस तरह से होता है, कौन करता है, क्या होता है, जानते हैं, ठीक है। संसद के कार्यपालिका पर नियंत्रण में सहायता लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। संसद के कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण में लोकसभा समिति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा CAG के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति इसे सदन के समक्ष रखता है और संसद के द्वारा इस रिपोर्ट की जांच के लिए लोक लेखा समिति का गठन करता है, जिसमें लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सांसद होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, ध्यान रखने वाली बात। और CAG लोक लेखा समिति की सहायता करता है और समिति रिपोर्ट को सरलीकृत करके पुनः संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है।
परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्षी दल का सदस्य होता है। परंपरा के अनुसार ये कोई नियम नहीं है, लेकिन परंपरा ये चल रही है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्षी दल का सदस्य होता है। अब आगे जानते हैं लोक लेखा समिति के कार्य क्या क्या है। लोक लेखा समिति का कार्य है, कार्यपालिका के द्वारा पैसा उसी मदद में खर्च किया जाए जिस मद के लिए यह संसद से लिया गया था। लोक लेखा समिति का कार्य है कि खर्च उचित और मितव्ययिता के साथ किया जाए। लोक लेखा समिति का कार्य है कि पैसे के व्यय में प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन किया गया और सक्षम अधिकारी के द्वारा यह व्यय किया गया। ठीक है। एक और जानते हैं आकलन समिति एस्टिमेट कमेटी के बारे में। प्राकलन समिति, आकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, दोनों कहते हैं आकलन समिति, प्राकलन समिति। आकलन समिति केवल लोकसभा सदस्यों से मिलकर बनती है, केवल लोकसभा सदस्यों से। ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आकलन सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है, के द्वारा होता है। जैसे कि पीएससी का निर्वाचन होता है, 30 सदस्य होते हैं, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचन होता है उनका, अनुपात के प्रतिनिधित्व के अनुसार। और इसका जैसे कि पीएससी का निर्वाचन होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। समिति परमानेंट होती है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, समिति परमानेंट होती है। ठीक है। आकलन समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो आकलन समिति का कार्य क्या क्या होता है इसके बारे में और कुछ जानते हैं। पहले हमने लोक लेखा समिति का जाना, अब आकलन समिति का जानते हैं। आकलन समिति एस्टिमेट कमेटी। आकलन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सांगठनिक सुधार। ठीक है, उसके कार्य है कि आकलन को बेहतर बनाने के लिए एक सांगठनिक सुधार किया जाए। आकलन की कुशलता के लिए नवीन प्रशासनिक उपायों का प्रयोग किया जाए। इन दोनों समितियों पीएससी और ईसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इन्हें ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। ट्विन सिस्टर्स किसे कहा जाता है? पीएससी और ईसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति के बारे में 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा निर्वाचन 1 वर्ष के लिए। विभागीय समितियां, संसद के विभागीय समितियां के बारे में जानते हैं। एक टॉपिक है विभागीय समिति। संसद के कार्यपालिका पर नियंत्रण को बेहतर बनाए रखने के लिए नियम समिति की सिफारिश पर 1993 से विभागीय समितियों की शुरुआत हुई। नियम समिति की सिफारिश पर 1993 से विभागीय समिति की शुरुआत हुई, जो अमेरिका से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? विभागीय समिति अमेरिका से लिया गया है। विभागीय समितियाँ संयुक्त समितियाँ हैं, लोकसभा 21, राज्यसभा 10। ठीक है, विभागीय समितियाँ कौन सी समितियाँ हैं? संयुक्त समिति है, इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 लोग होते हैं, जिनकी वर्तमान में कुल संख्या 24 है, जिसमें 16 हैं और स्पीकर की निगरानी में कार्य करती है। ठीक है, 16 लोकसभा से जो स्पीकर की निगरानी में कार्य करते हैं, क्योंकि 8 पर राज्यसभा सभापति का नियंत्रण होता है। 16 लोकसभा और 8 पर राज्यसभा और स्पीकर की निगरानी में होता है। विभागीय समिति का कार्य क्या है जानते हैं। विभागीय समितियां मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट की बारीक से जांच करती है। विभागीय समितियां अनुदान की मांग की जांच करती है। विभागीय समितियां मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों की जांच करती है। प्रस्तावित विधेयक, ठीक है। यह उल्लेखनीय है कि संसदीय समितियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसलिए किसी मंत्रालय से कोई रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है। अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश हो या फिर न्यायालय की शक्तियां इनको प्राप्त हैं। ठीक है, संसदीय समितियों को। आगे देखते हैं सामाजिक न्याय और कल्याण से संबंधित समितियां। भारतीय राज्य कल्याणकारी हैं, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय और कल्याण से संबंधित समितियां क्या क्या करती हैं, किस तरह से। भारतीय राज्य कल्याणकारी हैं, जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों
जनजातियों की महिलाओं के कल्याण पर केंद्रीय बल दिया गया। इसीलिए SC/ST की 30 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया गया। SC/ST की 30 सदस्यीय 20+10 संसदीय समिति का गठन किया गया है तथा महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए 30 सदस्यीय महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया है 20+10। ठीक है। संसदीय समितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। संसदीय समिति का जो आलोचना आप करेंगे उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन जान करते हैं। ठीक है। संसदीय समितियों का निर्माण कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए किया गया है। ठीक है। कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण, परंतु वर्तमान में दलीय आधार पर विभाजन समितियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दलीय आधार पर विभाजन समितियों में उत्पन्न हो रहे हैं। एक सांसद अनेक संसदीय समितियों के सदस्य होते हैं। अनेक संसदीय समितियों के सदस्य होते हैं, इसलिए संसदीय समितियों का कोरम गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। एक और बात है, संसदीय समितियों का निर्माण सदन में विशेषज्ञता बनाए रखने के लिए होता है, परंतु सांसद पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए संसदीय समितियां अप्रभावी होती है। विशेषज्ञता के लिए होता है, परंतु सांसद पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं लेते। ठीक है। ये थी संसदीय समितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब जानते हैं हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव मतलब मोशन ऑफ थैंक्स। वर्ष के पहले सत्र की बैठक और नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद आयोजित सदन की पहली बैठक संयुक्त रूप में आयोजित होती है। ठीक है। वर्ष का पहला सत्र का बैठक जो नवनिर्वाचित लोकसभा होता है उसकी बैठक संयुक्त रूप में आयोजित। ठीक है। जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, जो सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज है। नीतियों का एक दस्तावेज। इस संबोधन के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पृथक पृथक इस पर चर्चा होगी। इस संबोधन के बाद राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों में पृथक पृथक चर्चा होगी और मतदान होगा। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री उत्तर देगा और यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद, सरकार के विरुद्ध अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अपना विश्वास सिद्ध करना होगा। तो मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास सिद्ध करना होगा। ठीक है। आगे प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर क्या है? प्रश्नकाल सबसे पहला होता है 11 बजे शुरू होता है संसद में। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल होता है, जिसके अंतर्गत सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष कोई भी सांसद सरकारी कार्यकलाप में संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। इसके लिए संबंधित मंत्री के द्वारा सदन में उत्तर दिया जाता है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। प्रश्न मौखिक या लिखित दोनों रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्न मौखिक या लिखित दोनों रूप। मौखिक प्रश्नों पर संबंधित सांसद 2 पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री भी पूछ सकता है। मौखिक प्रश्नों में संबंधित सांसद 2 पूरक प्रश्न पूछ सकता है और लोकसभा स्पीकर की पूर्व अनुमति से अन्य सांसद भी एक पूरक प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा की अनुमति पर पूर्व अनुमति से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। मौखिक प्रश्नों को ही तारांकित प्रश्न के रूप में इंगित किया जाता है। जो मौखिक प्रश्न होते हैं उनको ही तारांकित प्रश्न के रूप में इंगित किया जाता है। तारांकित प्रश्न जो है वो मौखिक प्रश्न है। ठीक है। जबकि लिखित प्रश्नों को पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। लिखित प्रश्नों में पूरक प्रश्न का प्रावधान नहीं है। ठीक है। अब जानते हैं अल्पकालिक प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आवर। किसी लोक महत्व के आवश्यक मुद्दे पर 15 दिन से कम की नोटिस देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसे सांसद मौखिक रूप में संबंधित मंत्री से पूछ सकता है। मौखिक रूप में इसे कहते हैं अल्पकालिक प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसे 15 दिन से कम की नोटिस पर भी पूछा जा सकता है। शून्यकाल है 0 आवर। यह 12 से 1 में होता है। 1 से 2 में लंच होता है। शून्यकाल किसी लोक महत्व के मतलब सार्वजनिक महत्व ऐसे मुद्दे जिसे तत्काल सदन के समक्ष उठाने की अनुमति स्पीकर प्रदान करता है। तत्काल सदन में उठाने की अनुमति स्पीकर प्रदान करता है। इस पर मंत्री कोई जवाब नहीं देता। चर्चा और मतदान का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु
सदन के समक्ष उठाए गए विषय लोकसभा सचिवालय के द्वारा संबंधित मंत्रालयों को संप्रेषित किए जाते हैं। इससे सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्यवाही की सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्रवाई हो सके। ठीक है, ये शून्यकाल में होता है, जहां अनुमति स्पीकर के लेकर के तत्काल सदन में प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जिस पर चर्चा और मतदान का कोई प्रावधान तो नहीं है। मंत्री कोई जवाब तो नहीं देता। मंत्री जवाब देता है क्वेश्चन आवर में? नहीं, मंत्री कोई जवाब नहीं देता, परंतु लोकसभा सचिवालय के द्वारा संबंधित मंत्रालयों को संप्रेषित किए जा सकते हैं। इससे सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्रवाई हो सके। एक है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सांसद के द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय को तात्कालिक विषय को स्पीकर की अनुमति से उठाया जा सकता है। ठीक है, सदन के समक्ष उठाया जा सकता है। नोटिस करने वाली बात है कि 10 एवं 2 से 6 PM 10 AM से प्लस 2 से 6 PM के बीच संबंधित मंत्री इस संबंध में सदन को सरकार के पक्ष में संबंधित मंत्री इस संबंध में सदन को सरकार के पक्ष से अवगत कराएगा। ठीक है, संबंधित मंत्री सरकार का पक्ष बताएगा और अपना वक्तव्य देगा, चर्चा या मतदान नहीं करेगा। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को मोशन ऑफ पेपर्स के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को मोशन ऑफ पेपर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें संबंधित मंत्री, ठीक है, संबंधित मंत्री क्या करते हैं, लोकसभा में सरकार का पक्ष रखते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं। हाल ही में सदन में बायकाट का मूल कारण PNB घोटाला, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव की मांग विपक्ष द्वारा की गई थी। ठीक है, सरकार की निंदा के प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव जो है सरकार की निंदा के लिए किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसके द्वारा सदन की संचालन की सामान्य प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाता है तथा सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है। तो सरकार अपने दायित्व पूर्ण करने में विफल हो जाए तो भी उसकी आलोचना होती है। और यदि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाए, लोकसभा में अगर स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को लोकसभा में अपना विश्वास सिद्ध करना होगा। तो सरकार को विश्वास सिद्ध करना होगा। स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति स्पीकर देता है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति स्पीकर देता है, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए वो जानते हैं। प्रथम, सार्वजनिक महत्व का विषय हो, तत्कालिक रूप में आवश्यक हो, निश्चित प्रकृति का हो। नहीं तो स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को विश्वास सिद्ध करना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव भी केवल लोकसभा के समक्ष ही लाया जा सकता है, केवल लोकसभा के समक्ष। ठीक है, किसी लोकसभा महत्व के आवश्यक विषय को लोकसभा में उठाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अथवा समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव के द्वारा सरकार की नीतियों की निंदा होती है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए सुनिश्चित कारण या आधार बताने होंगे। ठीक है, और यदि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध पारित हो गया तो इसे पुनः लोकसभा में अपना विश्वास सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद को सत्ता से हटाने के उपाय। अविश्वास प्रस्ताव, संविधान में यह उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, सामूहिक रूप से। अनुच्छेद 75 के 3 में इस प्रावधान के अनुसार लोकसभा नियमों में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा के 50 सांसद स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर सकते हैं। इससे सत्र में केवल एक ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, एक सत्र में एक अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इससे लाने के लिए किसी कारण आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान होने वाली चर्चा में सभी दलों के सांसदों को बहस में भाग लेने का मौका मिलता है। सभी दलों को चर्चा के अंत में मतदान होता है और प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखता है। यदि मतदान में पराजित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप में त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, मतदान में अगर पराजित हो जाए तो। विश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोकसभा नियमों में है, परंतु विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।
अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव